हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो इससे पहले वाले क्लास में हमने पेपर फर्स्ट किया था, तो वो पेपर फर्स्ट हमने कम्प्लीटली कर लिया था कुछ पार्ट्स को छोड़ के। जैसे कि मैंने रूट एपेक्स की थ्योरीज छोड़ी थी जो क्लोजली सिमिलर है शूट एपेक्स की थ्योरीज के। देन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ स्टोमेटा एंड स्टोमेटल इंडेक्स, ये भी मैंने स्किप करवा दिया क्योंकि मैं इससे रिगार्डिंग वीडियो और नोट्स आपको शेयर कर दूँगी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम फिर से पेपर थर्ड उठाएंगे, टैक्सोनॉमी। तो जहाँ से हमने क्लासेस लेना शुरू की थी तब से मैंने थर्ड एंड फोर्थ यूनिट पढ़ा दी थी आपको। जो बाकी रह रहा था वो था पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें है टैक्सोनॉमी वाला पार्ट। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है टोटल, और मैं जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर करवाऊँगी। जैसे कि मैं आज पढ़ा रही हूँ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में देखो, इसमें प्लांट की वर्गीकी आती है, मीन्स प्लांट्स को किस किस बेस पे हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किस किस बेस पे हम या कौन से स्ट्रक्चर के बेस पे हम उन्हें अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि उसमें स्टेमन की संख्या कितनी है, उसमें कार्पल की संख्या कितनी है, उनमें कैलिक्स कितने हैं, कोरोला कैसे है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनमें गाइनोसियम में जो ओवरी होती है उस ओवरी की सिचुएशन कैसी है। इस बेस पे कंप्लीट जो एक मैं बात कर सके एक वोक्यूबलरी कि हम उसके बेसिक के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि इस बेसिक के थ्रू हम इसका आगे फ्लोरल फार्मूला भी बना सकते हैं। और फ्लोरल फार्मूला एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको अगर एक फ्लोरल फार्मूला दे दे तो आप उस कंप्लीट फ्लावर की या इस फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि इसमें इस बेस पे इतने नंबर में ये ऑर्गन्स होते हैं। तो कम्प्लीटली अगर मैं बात करूँ तो एक फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है वो आप एक फ्लोरल फार्मूला से ड्रॉ कर देते हो, अगर आपके ये जो वोकेबुलरी होती है टैक्सो की वो क्लियर हो तो आज मैं सिर्फ टैक्सो की यही पोर्शन कवर करवाऊँगी। तो और जो फैमिलीज़ हैं वो इससे नेक्स्ट वाली क्लासेस में मैं शुरू करवाऊँगी। तो आपके सिलेबस में लगभग 10 या 11 फैमिलीज़ हैं। तो फ्लोरल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो अगर आपको दे दे या हमें कुछ फ्लावर दे दे तो हम उस फ्लावर को देख के उसमें सबसे पहले कैलिक्स की नंबर पहचानेंगे। और कैलिक्स की नंबर पहचानने से भी पहले भी हम ये बताना पड़ेगा कि फ्लावर है कैसा, मीन्स उसकी जो ज्यामिति होती है कि हम जैसे ये एक फ्लावर है, इसको बीच में काटने पर या उसको कौन से तल से काटने पे वो समान भागों में विभाजित होगा या फिर वो विभाजित होगा भी कि नहीं। इस बेस पे हम उसकी पहले तो त्रिज्या लिखते हैं, फिर उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वगैरह के बारे में उसके अरेंजमेंट को लिखते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मैं समझाती हूँ। जब ऐसा सिंबल आता है तो ये होता है जाइगोमॉर्फिक। मीन्स आप अगर किसी भी फ्लावर को किसी भी तल से काट रहे हो तो वो समान भागों में विभाजित होता है। जैसे कि मैं ये फ्लावर बना रही हूँ तो आप चाहे इसको इस तल से काटो, चाहे इस तल से काटो, चाहे इस तल से काटो, चाहे इस तल से काटो, ये समान भागों में इसके जो कंप्लीट पार्ट्स है, जैसे कि मैं बात करूँ इनमें कैलिक्स की, कोरोला की, एंड्रोशियम की, गाइनोशियम की, तो अगर वो सारे भाग समान प्राप्त हो रहे हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं इसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, कि इसमें जो कंप्लीट फ्लावर होता है वो समान नंबर में डिवाइड हो जाता है या किसी भी तल पे काटने पे समान भागों में प्राप्त होता है। फिर आता है एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स हम एक ही तल से अगर किसी फ्लावर का डाइसेक्शन करते हैं या काटते हैं तो वो दो समान भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक में, लेकिन आप टर्म्स समझ लो, मैं इसको क्लियरली
अगले वाले वीडियो में आपको बता दूंगी। तो एक्टिनोमॉर्फिक जब हम किसी फ्लावर को सेम तल से काटते हैं, चाहे वो तल यूँ हो, चाहे वो तल यूँ हो, या फिर चाहे वो तल यूँ हो, तो समान दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो इसे एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। फिर देखो ये है, यहाँ पे मेल पार्ट की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे एंथर की बात हो रही है। तो अगर मैं बताऊँ कि ये जो पार्ट होते हैं, तो आपको पता है, आपने जूलॉजी में पढ़ा हो कि गैमेट्स को शो करने के लिए मेल एंड फीमेल, हम पार्ट्स को शो करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ में लेते हैं। तो ये जो पार्ट होता है या ये जो सिंबल होता है वो मेल पार्ट को शो करता है, और ये जो सिंबल होता है वो फीमेल पार्ट को शो करता है। मीन्स यहाँ पे मैं किसकी बात करूँगी, यहाँ पे तो एंथर की बात करूँगी और यहाँ पे ओवरी की बात करूँगी। तो ये मेल और फीमेल पार्ट को शो करने वाले सिंबल्स होते हैं। तो अगर मैं यूँ बताऊँ कि फर्स्ट थिंग तो ये कि ये एक लिंगी पादपों के लिए यूज़ लेते हैं। एक लिंगी पादप जैसे कि मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है, तो उसके लिए हम ये सिंबल्स यूज़ लेते हैं। तो ये मेल फ्लावर के लिए और ये फीमेल फ्लावर के लिए, और ये मेल और फीमेल सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी शो करते हैं, जैसे कि ये एंथर के लिए और ये ओवरी के लिए शो होंगे। फिर आता है हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी। हर्माफ्रोडाइट मीन्स उसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स पाए जा रहे हैं, और दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कंडीशन को दर्शाती है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी के लिए ये सिंबल्स शो करते हैं। अगर एक लिंगी पादप में सिर्फ एक्टिव कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो उसमें ओनली मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसे यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल, अगर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव है या फिर वो एक लिंगी है, तो उनके लिए ऐसे शो करते हैं। अगर ये दोनों किसी प्लांट के फ्लावर पे उपस्थित हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या फिर उभयलिंगी पुष्प, जिसपे मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट्स उपस्थित होंगे। फिर आता है ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट मीन्स सहपत्र। तो अगर हम किसी फ्लावर का डाइसेक्शन कर रहे हैं या हम उसकी टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो सहपत्र होते हैं पत्तियों के समान ही छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो पत्तियों की जैसे ही होती है लेकिन उनके ठीक नीचे स्थित होती है, तो वो सहपत्र होते हैं। तो अगर हम किसी फ्लावर में सहपत्र की बात कर रहे हैं तो उस फ्लोरल फॉर्मूला में हम उसे कैपिटल बी और स्मॉल आर मीन्स ब्रैक्टेट से शो करेंगे। ब्रैक्टेट मीन्स सहपत्र, ई ब्रैक्टेट मीन्स असहपत्र। अब हम एपिकैलिक्स की बात करते हैं। तो जो एपिकैलिक्स होता है वो कैलिक्स के बाहर वाली संरचना होती है। आपको पता है कि कैलिक्स एक ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर होती है जो फ्लावर का नॉन असेंशियल पार्ट बनाती है। नॉन असेंशियल पार्ट मीन्स अगर वो फ्लावर में नहीं भी होगा तो उसकी संरचना में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं यूँ बात करूँ कि नॉन असेंशियल पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। मीन्स आप देख रहे हो कि अगर उसमें एपिकैलिक्स पाए जा रहे हैं तो एपिकैलिक्स का क्या फंक्शन होगा। एपिकैलिक्स मीन्स वो कैलिक्स के बाहर पाई जाने वाली संरचना होती है। तो अब ये आ रहा होगी कैलिक्स क्या होते हैं। तो आपको पता है, जैसे कि मैं बात करूँ, ये कोई फ्लावर है और इसके बाहर ऐसी ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, तो ये हो जाती है कैलिक्स। और जब इसके बाहर भी छोटी सेम स्ट्रक्चर उपस्थित होती है तो वो होती है एपिकैलिक्स। तो
तो ये जो एपिकैलिक्स होता है वो कैलिक्स के बाहर होता है, ये भी कलर में ग्रीन होता है, लेकिन ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स के अंदर आते हैं क्योंकि इनका पॉलिनेशन में कोई योगदान नहीं होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान इनका कोई योगदान नहीं होता है। इनका काम होता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने का। तो ये कैलिक्स के बाहर की संरचना होती है। फिर आ जाते हैं कैलिक्स पे। तो मैंने बता दिया कि ये नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। जब मैंने एम्ब्रियोलॉजी शुरू की थी तब शुरू में यहाँ से मैंने बता दिया था कि ये जो संरचना होती है वो ग्रीन कलर्ड होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज जो ऐसे होती है उनमें ये कलर्ड भी होती है, जो मैंने आपको नोट्स में और उस वीडियो में शेयर कर दिया था। तो देखो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, ये कैलिक्स होते हैं जो कोरोला के बाहर की ओर होते हैं। अब ये आ रहा होगा कि कोरोला क्या होते हैं। समझो कि ये कोई फ्लावर है, तो अगर मैं इस फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये है कोरोला, ये है कैलिक्स। तो कैलिक्स ग्रीन कलर्ड होते हैं और कोरोला कलर्ड होते हैं। तो कोरोला का क्या फंक्शन होता है कि ये पॉलिनेशन के वक्त उड़ते हुए कीटों को या फ्लाइज को, इंसेक्ट्स को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। मीन्स ये जो कोरोला होते हैं, मैंने कहा ये कलर्ड होते हैं, तो ये चटक रंग के होते हैं, मीन्स अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि येलो, ऑरेंज, पिंक आदि। तो इन कलर के कारण ही जो उड़ते हुए पक्षी, या फिर मैं बात करूं कि जो एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेशन एजेंट्स, वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर वो पॉलिनेशन के प्रोसेस करते हैं। तो इनके बाहर जो संरचना होती है वो ग्रीन कलर्ड संरचना को कैलिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे K4 मीन्स ये 4 कैलिक्स की कंडीशन को दर्शा रहा है। मीन्स यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बात करूँ कि किसी फ्लावर पे 4 कैलिक्स हैं और ये जो 4 एकदम फ्री कंडीशन में है, यहाँ पे किसी भी कोमा या फिर ब्रैकेट से एनक्लोज नहीं है, तो ये दर्शा रहा है कि कैलिक्स, चारों जो कैलिक्स होंगे वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किसी फ्लावर पे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं के और ब्रैकेट एनक्लोज 4 की। तो अब इसमें देखो, इसमें कैलिक्स के सेम नंबर है, ग्रीन कलर्ड कैलिक्स हैं और वो कैलिक्स भी संख्या में 4 है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के आने का मतलब है कि वो जो चारों कैलिक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट में है या एक दूसरे से जुड़ी हुई संरचना में रहते हैं। तो ये जो ब्रैकेट होता है वो उनकी फ्यूज्ड कंडीशन को दर्शाता है कि ये एक दूसरे से संलग्न होते हैं। के मैंने बता ही दिया, कैलिक्स होते हैं और कैलिक्स ग्रीन कलर्ड होते हैं। फिर आते हैं हम सी मीन्स कोरोला। इसकी एक यूनिट को यहाँ पे पेटल कहते हैं और कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल कहते हैं, कोरोला की एक यूनिट को पेटल कहते हैं। अब यूनिट क्या होती है, मीन्स किसी फ्लावर में मैं कहूँ कि इसमें कोरोला है और ग्रीन कलर के है, तो वो सभी कोरोला के लिए यूज़ होने वाले वर्ड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें 4 कोरोला है, तो 4 कोरोला नहीं होते, वो 4 सेपल होते हैं। सेपल मिलके एक कोरोला का 4 पेटल होते हैं, 4 पेटल मिलके एक कोरोला का निर्माण करते हैं। यहाँ मैं बात करूँ कि यहाँ पे 4 कैलिक्स है, तो 4 कैलिक्स का मतलब है कि एक सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 मीन्स 4 सेपल मिलके कैलिक्स का निर्माण कर रहे हैं और 4 पेटल मिलके कोरोला का निर्माण कर रहे हैं। तो इनकी सिंगल यूनिट को, कैलिक्स की सिंगल यूनिट को सेपल कहते हैं और कोरोला की सिंगल यूनिट को पेटल कहते हैं।
अब यहाँ पे कोरोला मैंने जैसे कि यहाँ पे कैलिक्स के अंदर बताया, तो कोरोला की नंबर भी 4 होती है। और अगर ब्रैकेट में एनक्लोज बता रही हूँ, इट मीन्स ये फ्यूज्ड होते हैं। फिर आते हैं पेरियांथ। पेरियांथ वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों मर्ज्ड हो जाते हैं। जैसे कि गेहूं के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हो। तो ये जो संरचना होती है उसमें कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। हालांकि हम देखने पे ये तो पता लगा लेते हैं कि ये वाली संरचना कैलिक्स है, ये वाली कोरोला है, लेकिन ये दोनों जो संरचनाएं होती है वो एक दूसरे से मर्ज्ड हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। और जब ये मर्ज्ड हो जाती है या फ्यूज़ हो जाती है, जिसे मैं संलग्न बोल सकती हूँ, तो ये जो संलग्न संरचना होती है इसे कहते हैं पेरियांथ। फिर देखो, अगर इनके नंबर 4 है तो 4 फ्री पेरियांथ, ठीक है। और अगर ये जो पेरियांथ होते हैं वो 2 चक्रों में उपस्थित होते हैं और वो 2 चक्र 3/3 के होते हैं। मीन्स एक चक्र में 3 पेरियांथ है, दूसरे चक्र में 3 पेरियांथ है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं P3+3 सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे किसी फ्लोरल फॉर्मूला में। तो किसी फ्लोरल फॉर्मूला में अगर हमें ये बताना हो कि पेरियांथ 2 चक्र में उपस्थित है, नंबर वरी कर सकते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, मीन्स कहीं 2 भी हो सकते हैं, कहीं 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो एक चक्र में है तो उनको ऐसे शो करना है, अगर वो 2 चक्रों में है तो उन्हें ऐसे शो करना है 3+3, ठीक है। तो 2 चक्रों में 3 पेरियांथ है, 3 पेरियांथ है ऐसे। फिर ये आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बताते हैं। तो ये जो एंड्रोशियम होता है, तो एंड्रोशियम में यहाँ अगर बात करूँ तो किसकी बात होगी? अल्टीमेटली यहाँ पे एंथर की बात होगी, ठीक है। एंथर की बात होगी तो यहाँ पे एंड्रोशियम की बात होगी, मीन्स नर जननांग, तो यहाँ पे एंथर की बात होगी। फिर आ जाते हैं A5। अगर उसमें स्टैमेन की संख्या 5 है या एंड्रोशियम की संख्या 5 है और वो फ्री है, तो ये फ्री 5 एंड्रोशियम को शो कर रहा है। अगर वो 5 पुमंग या मैं यूँ कहूँ 5 एंथर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसे ब्रैकेट में एनक्लोज करके बताना है। या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसमें 5 एंथर होते हैं और वो 5 फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं। इट मीन्स ये एक दूसरे से फ्री नहीं होते हैं। फिर आते हैं हम A0 पे। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी एंड्रोशियम नहीं है। तो किसी फ्लावर पे अगर A0 कंडीशन शो होती है, इट मीन्स इनमें कोई भी नर जननांग नहीं है या एंड्रोशियम नहीं है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बात किसकी हो रही है? अगर मैं गायनोशियम की बात कर रही हूँ तो बात किसकी हो रही है? ओवरी की बात हो रही है। अगर मैं एंड्रोशियम की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्टेमन्स की या फिर एंथर की। तो यहाँ पे कोई भी एंथर नहीं होता है, तो उस कंडीशन को A0 से शो करते हैं। फिर देखो A इन्फिनिट मीन्स A अनंत। इसका मतलब है कि इसमें एंथर काफ़ी संख्या में पाए जा रहे हैं, जैसे कि मालवेसी फैमिली में आप देख सकते हो। हिबिस्कस में ये जो नंबर होती है वो कई सारी होती है, ठीक है। तो ये A जो इन्फिनिट को शो करता है, इट मीन्स इसमें कई सारे एंथर उपस्थित होते हैं जिनको हम जनरली काउंट नहीं कर सकते, या जो वरी करते हैं, मीन्स स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करते हैं और हमारे काउंट करने में नहीं आते हैं, तो वो इसे इन्फिनिट से यहाँ पे हम शो करेंगे। फिर आते हैं G गायनोशियम को। G2 मीन्स उसमें 2 गायनोशियम होते हैं। 2 गायनोशियम मीन्स उसमें ओवरी की संख्या, या मैं कहूँ कार्पल ओवरी को कार्पल से डिनोट करते हैं, 1 यूनिट कार्पल। तो इसमें जो कार्पल की संख्या होगी
वो 2 होगी। तो ओवरी यहाँ पे कितनी होगी? 2। अगर वो दोनों, जैसे कि ये एक ओवरी हो गई तो इसे कहेंगे जी से डिनोट करेंगे। अगर हम G2 से डिनोट कर रहे हैं तो इसमें 2 ओवरी हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो कैसे, अगर मैं इसका TS लूँगी, मीन्स ये फ्यूज़ कंडीशन में है, इनकी वॉल एक ही होगी, तो इनका अगर मैं TS लूँ तो ऐसे दिखाई देगी ये। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें 2 आपको गायनोशियम दिख रहे हैं या जो कार्पल होते हैं वो 2 दिख रहे हैं, इट मीन्स ये जो कंडीशन है वो फ्यूज़ कंडीशन होती है। जैसे कि कई प्लांट्स में ऐसे होता है कि उनमें एंड्रोशियम या स्टेमन्स या एंथर की बात करूं तो उनमें एंथर नहीं होते हैं तो उन्हें A0 से डिनोट करते हैं। वैसे ही अगर किसी प्लांट में कार्पल नहीं है या गायनोशियम एब्सेंट है तो उसे G0 से डिनोट करते हैं। फिर आ जाओ हम ओवरी सुपीरियर कैसी होगी वो देखो। ये फ्लावर का थैलेमस वाला भाग है जिसे कहते हैं पुष्पासन। ये इस पे फ्लावर आ गया तो ये है फ्लावर की ओवरी, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ये जो कंप्लीट संरचना है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आती है। तो इसमें हम किसी ओवरी को इन्फीरियर या सुपीरियर क्यों कहेंगे? सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, इन्फीरियर नीचे की तरफ। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो ये जो कंडीशन होती है ना कि ओवरी इन्फीरियर है कि सुपीरियर है, ये कंडीशन उसमें स्टेमन और स्कार्पल की, स्टेमन नर झंडा, कार्पल मादा झंडा, ठीक है। तो इसमें स्टेमन और कार्पल की कंडीशन को बताता है कि वो किस पोजीशन में स्थित है। जैसे कि मैंने बताया ओवरी सुपीरियर होती है, इट मीन्स इसमें एंथर ओवरी के नीचे की तरफ होती है। मीन्स जो ओवरी होती है उसकी कंडीशन ये होती है और एंथर यूँ होते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है मीन्स ओवरी का सुपीरियर होना, मीन्स ऊपर होना, और स्टेमन्स का इन्फीरियर होना ओवरी सुपीरियर कंडीशन को यहाँ पे दर्शा रहा है। क्योंकि ओवरी तो ऊपर है, उसके नीचे एंथर है। तो अल्टीमेटली अगर इस फ्लावर को देख के हमें बताना है कि ओवरी इन्फीरियर है कि सुपीरियर है, क्योंकि आप देख के ही बता सकते हो कि इसमें ओवरी ऊपर की तरफ है और स्टेमन नीचे है, मीन्स ओवरी सुपीरियर है। फिर ओवरी इन्फीरियर, इट मीन्स जो स्टेमन्स होते हैं, ये जो स्टेमन्स होते हैं वो ओवरी से ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। इट मीन्स ये जो कंडीशन होती है वो ओवरी इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर मीन्स नीचे की तरफ है। तो ये जो कंडीशन दर्शा रही है वो ओवरी और की इन्फीरियर कंडीशन को दर्शा रही है, क्योंकि इसमें स्टेमन की स्थिति कहाँ है, इससे ऊपर की तरफ है। तो ये जो कंडीशन दर्शा रहे हैं वो है ओवरी इन्फीरियर। अब आ जाता है ओवरी सेमी इन्फीरियर। जब इस कंडीशन में तो यहाँ पे मैं गाइनोशियम भी यूज़ ले सकती हूँ ओवरी की जगह, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे कि ओवरी और स्टेमन लगभग सेम अरेंज में होते हैं। मीन्स अगर मैं शो करूँ जहाँ ओवरी कहीं ऊपर दिखाई दे रही थी, कहाँ नीचे दिखाई दे रही, इसमें जो स्टेमन मीन्स एंथर और जो कार्पल होते हैं वो लगभग इक्वल स्टेज में ही होते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो सेमी इन्फीरियर कंडीशन को दर्शाती है। तो इस तरह से आपके टेक्सों में इन सिंबल्स को यूज़ लेके और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उसके बेस पे आपको ओवरऑल फ्लोरल फार्मूला बनाना होता है और उस फ्लोरल फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं जो आपके आगे तक काम में आते हैं। सो
किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने से पहले उसकी कंडीशन को लिखा जाता है कि वो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। फिर उसमें लिखा जाता है कि उसमें वो ब्रैक्टेड है या ई ब्रैक्टेड है। फिर उसमें अगर कैलिक्स को एपिकैलिक्स है तो वो कंडीशन दिखाएंगे। उसके बाद में इस कंडीशन में उस फ्लोरल फॉर्मूला को लिखा जाता है। मीन्स मैंने पहले इसकी ज्यामिति की बात कर ली कि वो किस त्रिज्या के अंदर कट रहा है, देन उसके बाद में उसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही वो ड्रॉ करना होता है। फिर उसमें पहले कैलिक्स लिखा जाता है, फिर कोरोला लिखा जाता है, फिर एंड्रोशियम, फिर गायनोशियम। इस तरह से एक फ्लोरल फॉर्मूला को ड्रॉ किया जाता है। ये जो कंप्लीट टेक्सो के वर्ड्स या सिंबल्स हैं ये आपको आगे काम में आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक फैमिली शुरू करूँगी। थैंक यू।